हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम इतिहास के दूसरे लेसन के लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से सुनें, समझें और लिखें। पहला क्वेश्चन, अशोक के प्रमुख अभिलेखों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हमने इसी लेसन में पढ़ा कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख पत्थरों पर खोदकर लिखी गई वे शब्दावलियाँ जो कभी नष्ट नहीं होती, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। पुराने समय में जो राजा होते थे वो अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अभिलेखों पर खुदवाते थे और उसकी स्थापना जनता के बीच में चौक चौराहों पर करवाते थे ताकि जनता को उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी हो। इसी तरह इतिहास में एक महान शासक हुआ जिसका नाम अशोक था। अशोक ने अपने काल में बहुत से ऐसे कार्य किए जो आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके द्वारा जो अभिलेख बनवाए गए उनका वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, 14 वृद्ध शिलालेख। शिलालेख जो चट्टानों पर खोदकर लिखे गए शब्द हों। इसने 14 ऐसी जगह पर शिलालेख बनवाए जो आज भी हैं। उस समय जो अशोक का राज्य था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये तो बाद में समय की मांग को देखते हुए राज्यों को अलग अलग कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। उन शिलालेखों में मानसेरा पाकिस्तान में जो अब है, कलसी जो देहरादून उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, सोपारा महाराष्ट्र, धौली और जोगढ़ उड़ीसा, मास्की और एरगुडी आंध्र प्रदेश में है। इन शिलालेखों पर जो जानकारी दी गई थी वो आज भी उपलब्ध है। नंबर 2, लघु शिलालेख जो छोटी चट्टानें थी उन पर जो लिखा गया उन्हें लघु शिलालेख बोला गया। ये कहाँ कहाँ है? रूपनाथ जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, गुजरो दतिया आंध्र प्रदेश में है। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनका प्रारंभ देव नाम प्रियस अशोक राजस शब्दों से हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अशोक राजा देवताओं के समान ही पुण्य आत्मा है। और कहाँ कहाँ पर है ये? सहसराम शाहबाद बिहार में, मास्की आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के पश्चिम में, अरहोरा मिर्ज़ापुर में, दिल्ली, बाबरू बैराट राजस्थान में। नंबर 3 है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या होता था? अशोक ने बड़े बड़े खंभे बनवाए और उन खंभों पर अपनी उपलब्धियों को लिखवाया, तो खंभों पर लिखी गई शब्दावली स्तंभ लेख कहलाती है। ये कहाँ कहाँ है? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ,
प्रयाग, रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अर्राज। इनमें से प्रयाग स्तंभ लेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक द्वारा संघ के नियम पालन के लिए भिक्षु भिक्षुणियों को निर्देश है। और एक और लेख है जिसमें अशोक की रानी कारूबारी के द्वारा बौद्ध संघ को दान का उल्लेख है। अशोक ने अपनी रानी कारूबारी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघ को दान में दे दिया। इसलिए उस स्तंभ लेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त बैराट, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी में लघु स्तंभ लेख हैं। धौली जोंगड़ में कलिंग शिला लेख भी प्राप्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? अशोक के अभिलेखों से उदाहरण सहित समझाइए। हमें क्वेश्चन का मीनिंग भी पता होना चाहिए, तभी हम आंसर बता पाएंगे। तो अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, इसका मतलब है कि जो पत्थरों पर खुदाई करके शब्दावली लिखी गई है उनको किस प्रकार समझा जाता है। और जितने भी अशोक के अभिलेख हैं उनको हमने बताना है। आंसर, इतिहासकार और अभिलेख शास्त्री अभिलेखों से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई समस्याओं का सामना करते हैं। क्या क्या समस्या होती है? सबसे पहले तो भाषा का ज्ञान होना। कई बार इतिहासकार अभिलेख या शिलालेख तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उनको पढ़ने के लिए उस समय की भाषा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर क्या किया जाता है, उस भाषा को उस समय के जो पुस्तकें होती हैं या और कोई साधन होते हैं जिससे कि समझा जा सके, अक्षरों से अक्षर मिलाए जाते हैं, मात्राओं का ज्ञान किया जाता है, तब जाकर वो अभिलेख पढ़े जाते हैं और फिर उनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब अशोक के अभिलेखों में क्या क्या समस्याएं थी? अशोक के अधिकांश शिलालेखों पर उसका नाम नहीं लिखा है। इन अभिलेखों में केवल देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी का उल्लेख है। प्रियदर्शी मतलब कि अपनी जनता को प्रेम करने वाला। कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम था और बौद्ध धर्मों में अशोक को प्रसिद्ध शासक बताया गया, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अपनी जो शिक्षाएं थी उनको भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया। अभिलेख शास्त्रियों ने भाषा, पुरा लिपि, जो पूरा मतलब पत्थर पर लिखी गई लिपि, विज्ञान के आधार पर परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला कि ये अशोक की ही उपाधियां थी और यह एक ही शासक था। अशोक यह दावा करता है कि उससे पूर्व किसी शासक के द्वारा अपने राज्य में प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं थी। अब इस दावे को सच मानना या ना मानना ये राजनीतिक इतिहास के लिए समस्या थी, क्योंकि अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने शासनकाल में किए गए कार्यों का बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन किया। अशोक के अभिलेखों में कोष्ठकों
कोष्टक किसे कहते हैं? जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं, उसमें कुछ शब्द लिखे। अभिलेख शास्त्री कभी कभार इनके साथ कुछ शब्द जोड़कर इनका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, और ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं उसका असली अर्थ जो है वो बदल ना जाए। अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेखों को किसी नगर या व्यापारिक मार्गों के समीप लगवाया है, क्योंकि जहाँ पर जनता का ज़्यादा आना जाना होता था वहीं पर वो अपने अभिलेख लगवाता था, ताकि सभी जो गुजरने वाले हैं वो रुककर इन्हें पढ़े। जबकि अधिकतर लोग जो अशिक्षित थे वो कैसे उन्हें पढ़ेंगे? तो उनके लिए वहाँ पर कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया जो उन्हें उनका मतलब समझाते थे, और यदि कोई आज्ञा दी जाती थी राजा के द्वारा तो लोगों को उनका पालन भी करना पड़ता था। अशोक के अभिलेखों की में एक अन्य समस्या भी है। अशोक अपने 13वें शिलालेख में कलिंग की विजय और उससे होने वाली वेदना का विवरण देता है। अशोक के जीवन का सबसे अंतिम युद्ध जो था वो कलिंग युद्ध था, जिसके बाद जब अशोक ने युद्ध समाप्त होने के बाद उस समय के लोगों को देखा, कलिंग पर तो विजय प्राप्त कर ली उसने, लेकिन चारों तरफ लाशों का ढेर देखा, औरतें रोती हुई देखी, तो उसके मन में बदलाव आ गया और अपने जीवन में उसने आगे कोई युद्ध ना लड़ने की कसम खाई और अपना एक धर्म चलाया जिसे अशोक का धम्म कहा गया। और इसके लिए उसने अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई जिन्हें महामात्र कहा गया। अशोक ने इसका वर्णन अपने अभिलेखों में किया और उन अभिलेखों को उड़ीसा से और कलिंग से प्राप्त किया गया। इसलिए हमें यह ज्ञान होता है कि अभिलेख और शिलालेख इतिहास को बताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे भी इन सभी क्वेश्चन आंसर को विस्तार से बताया जाएगा, तो आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहें हमसे और इन्हें ध्यान से सुने, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।